नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी के अंदर। और आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये हमारी सेकेंड यूनिट का लास्ट पॉइंट है और इसके बाद हमारी ये यूनिट समाप्त हो जाएगी तो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी। इसके बाद जो हम अपना एक जो सिलेबस करेंगे वो बीएड फर्स्ट ईयर से लेंगे और एक बीएड सेकेंड ईयर से लेंगे। इस तरीके से हमारा ये सिलेबस जो है दोनों ईयर्स का जो है कंप्लीट होता चला जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों की ये डिमांड आई है, बोल रहे हैं कि आप काफी समय से जो है बीएड सेकेंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर ही करा रही हैं, हमारा फर्स्ट ईयर का कोर्स कहाँ है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आगे से इसी तरीके से रखूंगी कि एक दिन बीएड फर्स्ट ईयर और दूसरे दिन बीएड सेकेंड ईयर, इस तरीके से हमारा ये कोर्स जो है यानी कि कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आज हम यहाँ पर जो लेकर के आए हैं बीएड सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से है और यहाँ पर ये सेकेंड यूनिट का अंतिम पॉइंट है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो बात पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि शिक्षा में जो निर्देशन चल रहा है उसके अंदर है विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन की आवश्यकता एवं इस क्षेत्र में चल रहे प्रयास। ऐसे विशिष्ट बालक वो कौन से होते हैं जिसके लिए क्यों ऐसी आवश्यकता है कि उनको एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रदान किए जाए या उनके लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है जेपी हंट, उन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित किया है कि विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, संवेगात्मक व सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं को अधिकतम विकासार्थ शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता है। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं उनसे ऐसे बालक अलग होते हैं, हर चीज में अलग होते हैं वो, तो ऐसे बालक विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं और ऐसे विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से ज्यादा कहीं शिक्षा की आवश्यकता होती है या फिर उनके लिए जो उनकी क्षमताओं को अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है, तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके जो क्षेत्र बताए हैं विशिष्टता के 3 क्षेत्र बताए हैं और ये 3 क्षेत्र वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि पहला आता है शारीरिक क्षेत्रों में पृथकता। यानी कि ऐसे बालक जो होते हैं सामान्य बालकों से अलग होते हैं तो वो शारीरिक रूप से भी अलग होते हैं। हर तरह की उनकी गतिविधियां जो होती है शारीरिक रूप से वो शरीर के माध्यम से होती है, तो उसको कहा जाता है शारीरिक रूप से पृथकता। अब इसके अंदर भी 2 रूप बताए गए हैं, एक तो बताया है बाहरी अपंगता और दूसरा बताया है आंतरिक अपंगता। यानी बाहरी और एक शरीर के अंदर की और एक शरीर के बाहर की। तो उसके अंदर हम यहाँ देखते हैं कि बाहरी अपंगता जो होती है जैसे लूला है, लंगड़ा है, गूंगा है, अगर इस तरह की अपंगता देखी जाती है तो वो शारीरिक रूपता में एक बाहरी अपंगता के आधार से देखी जा सकती है, क्योंकि वो बाहर के रूप से, तो उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आंतरिक रूप से जो अपंगता होती है इसमें देखते हैं हृदय की खराबी, फेफड़े की दुर्बलता, दृष्टि दोष, ग्रंथियों की खराबी, ये शरीर के अंदर जो खराबियां पाई जाती हैं ऐसे बालक को कहा जाता है आंतरिक अपंगता। इसके अंतर्गत तो ये हो गई शारीरिक क्षेत्रों में पृथकता। ऐसे बालकों को कहा जाता है शारीरिक रूप से यानी कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं जो कि शारीरिक रूप से जो है वो अपंग पाए जाते हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। दूसरा क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आता है मानसिक क्षेत्रों में पृथकता। अब यहाँ पर मानसिक रूप से यानी बुद्धि की सोच के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी इसके 2 क्षेत्र बताए गए हैं। एक तो होता है प्रतिभा संपन्नता और दूसरा होता है मंद बुद्धिता। यानी प्रतिभा संपन्नता, इनमें बहुत सारी प्रतिभा होती है और वो बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी होते हैं। तो एक तो हो गया यहाँ पर प्रतिभा संपन्नता और दूसरा हो गया जिसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, वो इतने संपन्न है कि हम अलग से उनको समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई होती हैं, वो कुछ भी कार्य उनको दे दो तुरंत काम करते हैं और बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को भी ढूंढते हुए वो सारे काम करते हैं। तो ऐसे बालक होते हैं प्रतिभा संपन्न। और दूसरे आते हैं मंद बुद्धिता, जिनकी बुद्धि बहुत धीरे धीरे चलती है और वहां पर किसी भी कार्य को दिया जाता है तो वो धीरे धीरे करते हैं, सोचने समझने में समर्थ तो होते हैं परंतु बहुत उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पर वो होते हैं मंद बुद्धिता। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे बालक आते हैं, एक विक्षिप्त होते हैं जिसको कि हम कहते हैं सोचने समझने की कोई भी सामर्थ्य है ही नहीं उनके अंदर, तो वो मंद बुद्धिता नहीं होती है। मंद बुद्धिता यानी कि धीरे धीरे, मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, जिनकी चाल धीरे धीरे हो,
हर कार्य को करने की गति धीरे धीरे हो, उसको कहा जाता है मंद बुद्धि। और उसके अलावा दूसरा जो हम देखते हैं विकल्प, वो ये होता है विक्षिप्त, यानी कि वो सोचना समझने में असमर्थ होता है, तो वो हमारे मंद बुद्धि में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया मानसिक क्षेत्रों में पृथकता, एक प्रतिभा संपन्नता जो कुछ ज्यादा ही अपना उनके अंदर कैपेसिटी होती है, और एक मंद बुद्धिता जो बहुत धीरे धीरे अपने कार्य को गतिविधि रखते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है व्यक्तिगत संतुलन क्षेत्रों में पृथकता। व्यक्तिगत संतुलन, हर व्यक्ति के साथ संतुलन बनाने के उसमें क्षेत्र में पृथकता, जैसे संवेगात्मक असंतुलन और सामाजिक असंतुलन। इमोशनल व्यक्ति जो होते हैं वो यहाँ पर अपना असंतुलन किस तरीके से रखते हैं, असंतुलन ही रखते हैं, वो संतुलन नहीं रख सकते हैं। और सामाजिक असंतुलन यानी कि समाज में वो संतुलन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत के आधार पर है, कोई भी बालक हो अपना व्यवहार किस तरीके से प्रकट कर रहा है समाज में, अगर वो एक उचित रूप से अपना व्यवहार प्रकट करता है तो वो सही है, सामान्य व्यक्ति के अंदर है। और एक ऐसा बालक होता है जो समाज के अंदर अपनी हर गतिविधि को एक आक्रामक रूप से रखे, या कुछ भी कैसे भी अपना एक व्यक्तित्व है वो संतुलन नहीं बना पा रहा, तो वहां पर वो सामाजिक असंतुलन के आधार पर आ जाएगा। दूसरा संवेगात्मक असंतुलन, यानी कि इतना इमोशनल है, इतना इमोशन उसके अंदर है कि वो हर व्यक्ति से बहुत जल्दी टच हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं हर व्यक्ति को देखते हुए। तो इतना भावुक होना वो जो है एक असंतुलन उत्पन्न करता है, हर व्यक्ति के साथ सामंजस्य वो नहीं बिठा पाता, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने वो व्यक्तिगत आधार पर है, मेरा व्यक्तिगत जो रूप है वो अलग है, आपका कुछ अपना अलग है। हम अपने ही परिवार में देखते हैं तो हम अपने अंदर अपनी माता का एक गुण अलग होता है, पिता का गुण अलग होता है, भाई का अलग होता है, बहन का अलग होता है, परिवार के अन्य सदस्यों का अलग होता है। तो यहाँ पर सबके इमोशन सबके होते हैं, परंतु किसी में कुछ ज्यादा होते हैं और किसी में कुछ कम होते हैं। तो ये असंतुलन जो होता है वो ऐसे विशिष्ट बालकों के साथ होता है जिसमें कुछ ज्यादा ही होता है, तो वहां पर वो अपना संतुलन हर किसी के साथ नहीं बिठा पाते। तो वहां छोटी छोटी बातों को भी जैसे अपने दिमाग में बिठा लेना, अपने हृदय से लगा लेना, वो असंतुलन उत्पन्न करता है। तो ऐसे बालक को कहा जाता है यहाँ पर संवेगात्मक असंतुलन। तो ये इसके यहाँ पर क्षेत्र हो गए, जिसको कि यहाँ पर 3 रूप से बताया गया है, शारीरिक क्षेत्रों में पृथकता, मानसिक क्षेत्रों में पृथकता, व्यक्तिगत संतुलन क्षेत्रों में पृथकता। और इन तीनों क्षेत्रों के भी यहाँ पर 2-2 क्षेत्र और बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये तो इसके क्षेत्र हो गए। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि निर्देशन के उपाय अथवा इस क्षेत्र में चल रहे प्रयास, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे जो बालक हैं उनके लिए किस तरह का प्रयास करना चाहिए एक निर्देशक को अथवा एक शिक्षक को या विद्यालय के आधार से। तो जैसे दृष्टि दोष से ग्रसित बालक को उचित कक्षा व्यवस्था, अगर किसी बालक की दृष्टि दोष है या उसको कम दिखाई देता है तो उसके लिए कक्षा के अंदर ऐसे उपाय करने आवश्यक है जिससे कि वो हर बच्चे के साथ, यानी जो सामान्य बालक है उसके साथ बैठ करके अपना समायोजन कर सके। अब यहाँ पर कक्षा में जैसे कि बहुत से बालक ऐसे हैं, मैंने भी इस चीज को रखा है और मैंने ऐसी सलाह भी दी है विद्यालयों के अंदर कि बालक अगर कोई दृष्टि दोष है उसके अंदर, उसको उचित रूप से उचित दूरी पर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो आराम से ब्लैक बोर्ड और जो उसकी सीट है वहां का जो डिस्टेंस है वो कम कर दिया जाए और उसके अंदर समायोजन उत्पन्न हो सके। अब ऐसे बालकों को हम बिठाते तो हैं, लेकिन कुछ इस समय ऐसी भी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इसका दूसरे बालकों पर भी कोई असर ना पड़े, क्योंकि सामान्य बालक के साथ, विशिष्ट बालक के साथ और प्रतिभा संपन्न बालक के साथ 3 कैटेगरी जब होती है, इनका समायोजन करना एक विद्यालय के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक निर्देशक के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ, एक निर्देशन का मतलब ही यही है कि उसमें सही आधार से, सही अर्थ से, सही रूप से एक निर्देशक उस चीज को प्रयोग करे कि किस तरीके से हमें समायोजन बिठाना है इन तीनों तरह के बालकों में। तो यहाँ पर उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। फिर देखते हैं समय समय पर जांच।
ऐसे बालक की, चाहे वो दृष्टि दोष से संबंधित हो, चाहे वो कानों के माध्यम से एक ऐसा हो जो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ रहा है, या उसका कोई भी शरीर का ऐसा अंग है जिसकी वजह से वो विशिष्टता की श्रेणी में आ रहा है, तो ऐसे बालकों की समय समय पर जांच करवानी चाहिए। ये विद्यालय का एक दायित्व बन जाता है कि हर बालक की एक स्वस्थ रूप से परीक्षण जांच कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि समय रहते हुए उस समस्या का उपचार किया जा सके। तीसरा देखते हैं, कक्षा वातावरण सुसज्जित एवं आकर्षण व उचित हवा का जो एक माहौल है, यानी कक्षा का वातावरण जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको आकर्षित बनाना है, उसको उचित रूप से हमें एक साज सज्जा देनी है। ये बालकों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, जैसे कोई चार्ट है, मॉडल है, या कोई हमने थर्माकोल पर कोई भी एक ऐसी आकृति निकलवाई, तो वहां पर अगर हम उसी बालक से बनवाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे और फिर उसी चीज को अगर हम क्लासरूम में लगा देते हैं, तो उससे बालक जो है वो इंकरेज होते हैं और उसके माध्यम से उनका हुनर जो बाहर निकलता है, और वो जितने ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं उससे वो वहां पर कक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, उनका ध्यान कक्षा के अंदर लगता है। साथ ही साथ वहां पर उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो लाइट है वहां पर सही रूप से आनी चाहिए, हवा है वो उचित रूप से आनी चाहिए, ताकि बालक कक्षा के अंदर अपना समायोजन कर सके। फिर देखते हैं यहाँ पर विशिष्ट बालकों हेतु विशिष्ट भोजन की व्यवस्था। अगर विशिष्ट बालक है, सामान्य बालक तो अपना नॉर्मली जो भोजन होता है उसको कर ही लेता है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन विशिष्ट बालकों के अंदर कोई कमी होती है, उसको देखते हुए उसके ही हिसाब से उस भोजन की व्यवस्था कराई जाए। अब अगर आप देखते हैं कि बहुत से विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था होती है, वहां पर उसी तरह का भोजन की व्यवस्था कराई जानी चाहिए जैसे कि बालक को उसकी आवश्यकता है। अब अगर हम देखते हैं कि बहुत से विद्यालय में भोजन की व्यवस्था नहीं होती, बालक खुद ही अपने घर से भोजन लेकर के आता है, तो हर निर्देशक का, हर शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि उनके टिफिन बॉक्स को चेक करे, उनके भोजन को उनके देखे कि क्या लेकर के आते हैं, कैसा खाते हैं, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए संपूर्ण पोषण वहां से मिल पा रहा है। तो इस तरीके से उनकी उचित रूप से देखभाल करना अत्यंत आवश्यक होता है, और उसके उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था के लिए एक चार्ट बना करके घर पर भेज देना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जैसे 6 दिन का विद्यालय में आना होता है, तो 6 दिन का चार्ट बना करके कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, इस तरीके से एक भोजन की व्यवस्था होती है, तो वहां पर बालक को सही रूप से पोषण मिलता जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर कि सामान्य बालकों के साथ गतिविधियां कराना। अब यहाँ पर सामान्य बालकों के साथ गतिविधियां कराना, जैसे सामान्य बालक होते हैं वो अपनी गतिविधियां, एक्टिविटीज रखते हैं, उनको भी जो विशिष्ट बालक है ऐसी ही गतिविधियों में भाग करने के लिए प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक होता है। उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम इनसे अलग हैं। जो व्यक्ति सामान्य, जो क्रियाएं सामान्य बालक कर रहा है वही क्रियाएं हम प्रोत्साहित करते हुए उन बालकों को भी कराने चाहिए जो कि विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं, ताकि वो अपने आप को इन बालकों से अलग ना समझे। फिर देखते हैं हम यहाँ पर, कभी यह आभास ना हो कि वह अलग है या ग्रस्त है। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो सामान्य बालक गतिविधियां करता है उनको भी जो विशिष्टता की श्रेणी में है उन गतिविधियों को कराया जाना चाहिए, जिससे कि उनको ये आभास ही ना हो कि हम इनसे कुछ अलग हैं, या हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी कमी है। तो वो चीज हमें यहाँ पर उनको इतना प्रिपेयर करना होगा कि वो अपने आप को भी इस सामान्य बालकों के साथ समायोजित आसान से कर सके। फिर देखते हैं यहाँ पर हम, स्वयं अध्यापक भी अलग से व्यवस्था बना सकता है। अब यहाँ पर एक अध्यापक की भी जिम्मेदारी बन जाती है, एक निर्देशक के रूप में, और एक जो अलग से अगर कोई निर्देशक है उसके रूप में भी, और जो अभिभावक है उनको भी। लेकिन विद्यालय की अगर बात आती है तो यहाँ पर स्वयं अध्यापक की भी एक ये जिम्मेदारी बन जाती है, तो उसको भी ये सोचना चाहिए यहाँ पर उसकी जो संवेदनशीलता है ऐसे बालकों के प्रति ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बिना भेदभाव किए, बिना प्रदर्शित किए हुए, कि वो ऐसे बालकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे, ज्यादा से ज्यादा उनको सिखाने की कोशिश करे। तो उनके लिए कुछ व्यवस्था वो स्वतः भी कर सकते हैं, वो चाहे विद्यालय में हो चाहे विद्यालय से बाहर हो, तो उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करें और उसके बाद जो भी उचित निर्णय लिया जा सकता है उस क्षेत्र में, तो उस निर्देश को वो फॉलो करें। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अध्यापक ज्यादा से ज्यादा हर कार्य हेतु प्रेरित करें।
अब हम ये देखते हैं, एक बार होता है ऐसा, अक्सर होता है कि किसी को हम ये मन में ये आ जाता है एक भाव कि इन बालकों को ज्यादा प्रोत्साहन, ये तो वैसे ही परेशान है। नहीं, ऐसे बालकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अध्यापक का दायित्व होता है कि उन ऐसे बच्चों को ज्यादा समझे, ज्यादा से ज्यादा उनको कार्य करने की कोशिश करे, ताकि वो ये ना समझे कि हमारे अंदर ये कमी है इसलिए हमें ये कार्य नहीं सौंपा जाता। तो वहां पर सामान्य बच्चों की जैसे जो एक श्रेणी है उसी के अकॉर्डिंग इनको भी दायित्व सौंपे जाए, लेकिन सामान्य से कुछ और एक दो कार्य ज्यादा ही सौंपे जाए ताकि वो उसमें इन्वॉल्व हो सके। फिर देखते हैं उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। जो भी हमारी शिक्षण विधि ऐसी है जो कि कारगर है, जो प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे बालक ज्यादा सीख सकता है, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए इन विशिष्ट बालकों को सिखाने के लिए। क्योंकि जब इन पर ऐसी कोई भी हम टेक्निक अपनाते हैं, कोई भी शिक्षण विधि हो सकती है वो हमारी, उसके माध्यम से हमारा केवल एक ही ध्येय होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से ऐसे बालकों को ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनको किस तरीके से ज्यादा सिखाया जा सकता है, ये किस तरीके से ज्यादा अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार में, चाहे समाज में, चाहे विद्यालय में, चाहे वो अन्यत्र, वहां पर समायोजन उचित रूप से कर सके। फिर देखते हैं हम यहाँ पर ऐसे बालकों में स्वयं का विकास करें। ऐसे बालकों में जब तक स्वयं का विकास नहीं किया जाएगा, यानी वो भी कुछ कर सकते हैं, इस तरह की भावना से प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह की बात को, यानी स्वयं की भावना को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहिए ऐसे बालकों को। अगर ऐसी स्वयं का एक भाव जो है उसको विकसित नहीं करेंगे तो वहां पर बालक आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। वहां पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर कुछ ऐसे उदाहरण दो, कुछ ऐसे उनके अंदर जो है धारणा, ऐसा विश्वास उत्पन्न करो जिससे कि वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। फिर देखते हैं अंत में यहाँ पर अभिभावकों का व समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें। अब ऐसी स्थिति में ऐसे बालकों के लिए अभिभावकों का, शिक्षक का दायित्व तो है ही है, शिक्षक तो अपना दायित्व का, कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण रूप से करे, लेकिन साथ में आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार वाले अपने बालक को अच्छे से समझते हैं, तो उनका सपोर्ट जब मिलता है तो एक शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक सफलता को प्राप्त करता है। साथ ही साथ यहाँ पर अब समाज का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बालक को समाज में ही समायोजन करना होता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक या एक निर्देशक को जो है अभिभावकों और समाज का पूर्ण रूप से जितना ज्यादा हो सके सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो हमने देखा अभी कि इस क्षेत्र में ऐसे कौन से प्रयास हैं, तो इन प्रयासों को करने से अगर कोई विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है और उसको जितना अच्छा निर्देशन दिया जाता है तो वो उतना ही सफल होता है और उतना ही आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर इसमें कि प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनकी की आवश्यकता महसूस की जाती है ऐसे बालकों के लिए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले कि ऐसे बालकों की क्रियाओं व बुद्धि के आधार पर जांच की जाए, यानी कि ऐसे हम कैसे महसूस करें कि ये विशिष्टता की श्रेणी में आ रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 3 तरह के बालक होते हैं, विशिष्ट श्रेणी के बालक में आते हैं, एक सामान्यता की श्रेणी में आते हैं और तीसरा प्रतिभा संपन्नता की में, यानी कुछ तो ज्यादा ही होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ होते हैं विशिष्ट बालक। तो इस तरह के 3 कैटेगरी होती है, लेकिन कैसे पहचाना जाए, तो यहाँ पर उनकी बुद्धि के आधार पर, उनकी क्रियाओं के आधार पर तब पहचान की जाती है कि कौन सा बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है एक निर्देशक का, वो यही होता है कि वो जांच करे कि कौन सा बालक किस श्रेणी के अंतर्गत है। दूसरा हम देखते हैं कि उनकी हर प्रतिभा का विकास किया जाए। ऐसे बालकों के लिए चाहे वो प्रतिभा संपन्न हो चाहे वो विशिष्ट हो, उनकी हर प्रतिभा को यहाँ पर देखा जाए तो वो विकास किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। थर्ड देखते हैं यहाँ पर उनके हर कार्य की प्रशंसा व प्रोत्साहन किया जाए। अगर कोई बालक छोटा सा कार्य कर देता है और उसकी प्रशंसा कर दी जाती है तो वो और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो वहां पर ऐसे बालकों की अगर हम प्रशंसा कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। मुझे आज भी मालूम है
मैं अब जैसे बीएड की कक्षाएं लेती हूँ, तो बीएड की कक्षाओं में भी ऐसे बालक बैठे होते हैं। हम ये नहीं कहते, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो हमसे भी उम्र में बड़े हैं, उन्हें बच्चे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें बच्चा कहा जाता है क्योंकि वो एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो कुछ हमसे भी बड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम उम्र होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो वहां पर आज भी मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत छोटी छोटी संवेदनाएं जो है अंदर बैठी हुई है। छोटी छोटी बातों पर अगर जैसे मैं उनको प्रोत्साहित करती थी तो वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते थे। आज भी वो बहुत कुछ कोशिश करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे बालकों को देखते हुए कि हमने अगर उनको छोटा सा भी एक ज्ञान दिया है और वो उसके दम पर जो है आगे बहुत ज्यादा आगे कोशिश करते हैं बढ़ने की, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो एक छोटी सी प्रशंसा जो है बालक को बहुत आगे तक ले जाती है। तो ऐसे बालकों की प्रशंसा नहीं हमें छोड़नी चाहिए कि हम इनकी प्रशंसा नहीं करें। हमें उनकी छोटी सी भी अगर अच्छाई लगी है, तो अगर अच्छाई नहीं भी होती है तब भी हम उनको आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं एक सही रूप से, क्योंकि वही निर्देशक का सही उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी हर प्रतिभा का ऐसा विकास करें कि उनकी प्रशंसा की जाती है, तभी वो प्रोत्साहित होते हैं। फिर देखते हैं शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे। जब तक शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान नहीं देगा तब तक बालक कुछ नहीं कर सकता। कक्षा के अंदर बहुत सारे बालक बैठे होते हैं, लेकिन एक शिक्षक की दृष्टि में सभी बालकों का अच्छे से ज्ञान है कि कौन बालक ऐसा है, किसके अंदर कैसी क्षमता है, उससे वो परिचित होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को ऐसे बालकों को व्यक्तिगत तौर से ध्यान देना चाहिए कि किस बालक को किस एक ऐसी टेक्निक से समझाया जा सकता है, किस शिक्षण विधि के माध्यम से समझाया जा सकता है। फिर यहाँ देखते हैं कि उनके नेतृत्व के गुणों को ऊंचा उठाया जाए। बहुत से बालकों में ऐसा होता है कि नेतृत्व के गुण होते हैं, अगर नहीं भी होते और कुछ बालकों में जो प्रतिभा संपन्न होते हैं उनमें होते हैं, लेकिन साधारण बालक में हम उनको भी आगे करना है, लेकिन विशिष्ट बालकों को भी हमें प्रोत्साहित करना है। ऐसे बालकों को भी हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाया जाता है कि आप भी कर सकते हो। जैसे कोई भाषण प्रतियोगिता हो रही है या कोई छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है, विद्यालय के अंतर्गत हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी की जा रही है जहाँ पर संबोधन देना है, तो वहां पर जो है हम एक बच्चे को खड़ा करते हैं, आप बोल सकते हो, आप यहाँ पर खड़े हो। तो वहां पर कुछ बच्चे हिचकिचाएंगे, हम नहीं कर सकते, हमें डर लग रहा है ऐसे। तो वहां हम उसको इनकरेज करना है, किस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं। हर बच्चे को एक मौका देना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप से करें। तो उसको यहाँ जब तक कि उनके नेतृत्व के गुणों को ऊंचा नहीं उठाया जाएगा तब तक वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर कि संस्कृति व सभ्यता से परिचित कराया जाए। हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, रीति रिवाजें क्या है, इन सब से परिचित कराया जाए और बराबर इसका एक हिस्सा बनाया जाए ऐसे बालकों को, तभी वो और ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं सामाजिक अनुभव के अवसर प्रदान किए जाए। कुछ ऐसे सामाजिक दायित्वों को भी ऐसे बालकों के ऊपर डाल देना चाहिए, ये कार्य आपको करना है, देखते हैं आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वहां पर अगर कुछ अंकों की व्यवस्था की जाए कि आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे या आपको इसका एक उचित पुरस्कार दिया जाएगा, तो वहां पर वो अपने आप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सामाजिक दायित्वों के अंदर, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक है, उसको समाज में रहना है, समाज के दायित्वों का निर्वाह करना है, तो वहां पर कुछ ऐसे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए प्रेरित करना है। यहाँ स्वयं शिक्षक उसके साथ रहे और उसके साथ रह करके हर गतिविधि में उसका एक हाथ बटाए, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे हमारे साथ हमारे पेरेंट्स खड़े रहते हैं तो हमें डर नहीं लगता, ऐसे ही अगर हम समाज में प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और अगर ऐसे बालकों के साथ शिक्षक होता है तो वो बालक भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर देखते हैं यहाँ पर सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। ऐसे बालकों को जो कि विशिष्ट बालक है, उनको सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों में कोई हीन भावना नहीं आती है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम इन बालकों से अलग हैं, इसीलिए हमें अलग से शिक्षा दी जा रही है। एक ही कक्षा में जब 3 तरह के बालक बैठे होते हैं तो तीनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पे अंत में कि उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
अब ये उच्च स्तरीय जो शिक्षण की व्यवस्था आ रही है, तो सब ये बात आती है प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए। ऐसे जो जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट करके भरी हुई है, ऐसे बालकों के लिए कुछ ऐसी शिक्षा की भी व्यवस्था कराना अत्यंत आवश्यक है, जो कि बहुत आगे जाने की सोच है या दूरदृष्टि जो है उनकी, वो है उस चीज को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऐसी प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए भी कुछ ऐसे अलग से कुछ विशिष्ट कुछ खास शिक्षा की व्यवस्था भी कराना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता है। तो वो ये सारी क्रियाएं हैं जिनको कराने से एक बालक जो प्रतिभा संपन्न है वो अपने क्षेत्र में अलग से अपना सहयोग कर सकता है, और एक जो विशिष्ट बालक है वो अपने क्षेत्र में चाहे वो धीरे चलेगा लेकिन चलेगा, उसे प्रोत्साहित करना है। आप जो थर्ड है हमारा सामान्य व्यक्ति अपनी चाल से सही चलता है, ना उसे वो पीछे होता है ना वो बहुत ज्यादा आगे, लेकिन सफल वो भी होता है। तो हमें तीनों कैटेगरी को एक समान लेकर के चलने की आवश्यकता है, लेकिन समय के अनुसार जब जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी तरह की शिक्षा प्रदान करानी भी आवश्यक होती है। तो आज हमने यहाँ पर इस सेकंड यूनिट का जो हमारा लास्ट पॉइंट था, ये विशिष्ट बालकों के लिए संबंधित था, प्रतिभा संपन्न बालकों के लिए संबंधित था। तो यहाँ पर इसको कराने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई बात ऐसी है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो भी बताएं, अगर खराब लगता है तो भी बताएं। और इसको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर खराब लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डिसलाइक को भी उतना ही महत्व देती हूँ। जो मेरी कमियों को मुझे बताता है, मैं उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बाकी का आपसे यही कहूंगी कि इसको उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। और साथ में ये भी कहूंगी कि जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो उनको समय से मिलती जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।